तो टॉपिक नंबर 5 से देखते हैं सीआरओ के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हमारा डुअल टेस्ट सीआरओ जो होता है, सीआरओ क्या है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एक तरीके का ऑसिलोस्कोप होता है आपका। तो डुअल ट्रेस तरीके का जो होता है उसके पास क्या होता है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती है बट विद वन, और स्विच भी एक ही होता है। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो स्विच है वो 2 पोल का है, इसलिए उसको डुअल ट्रेस हम बोल देते हैं। तो डुअल ट्रेस सीआरओ में इलेक्ट्रॉन गन भी एक ही है, स्विच भी एक ही है, बट जो स्विच है उसका वो 2 पोल का स्विच है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि एक सीआरओ में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन गन का हिस्सा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गन का हिस्सा आपका क्या नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या होना ज़रूरी है। तो आपका कैथोड होना है, और या आपका एनोड होना, और ग्रिड, तीनों चीज़ें होंगी। XY प्लेट आपका इलेक्ट्रॉन गन का हिस्सा नहीं होगा। ओके, जैसे यहाँ पे ऊपर हमने 1 इलेक्ट्रॉन गन की बात करी, उसी में अलग अलग कंपोनेंट है, बट XY प्लेट आपका उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आता है कि व्हेन मेजरिंग फेज एंगल बिटवीन 2 वेव्स यूजिंग अ सीआरओ, अगर हम फेज एंगल को मेजर कर रहे हैं 2 वेव के बीच में बिटवीन अ सीआरओ, टाइम बेस्ड जनरेटर इज कनेक्टेड टू, तो टाइम वेव जनरेटर को कहाँ जोड़ेंगे, तो नीडर X नॉर Y, कहीं इन दोनों प्लेट में कहीं भी जोड़ेंगे, उसको स्वीप जनरेटर की तरह यूज़ करेंगे, या उसको हम कहाँ जोड़ेंगे, स्वीप जनरेटर में। तो ये टाइम बेस्ड जनरेटर यहाँ पे लिख रहा है, टाइम बेस और आपका जनरेटर, ठीक है, वही स्वीप जनरेटर। जब हमें क्या है कि फेज एंगल को मेजर करना है, तो ये याद रखेंगे, नीदर X और नॉर Y प्लेट। फिर आता है कि एन ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली डिजाइन टू कन्वर्ट, तो किस लिए इसको डिजाइन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं आपको उसको विजुअल फॉर्म में शो करता है। ये तो सभी को मालूम होगा सीआरओ क्या करता है। ओके, उसका जो ये होता है पैनल, तो उस पर आप वेव फॉर्म में सब देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उनको विजुअल फॉर्म में बना देता है। ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आता है कि इन अ सीआरओ द टाइम बेस्ड सिग्नल इज, तो यहाँ पे टाइम बेस्ड सिग्नल जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक तरीके का वो तो शॉर्ट आउट वेव फॉर्म होती है पहली बात, और दूसरा क्या होता है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम बेस्ड सिग्नल की अगर बात करें, टाइम बेस्ड और आपका सिग्नल, तो आपका शॉर्ट आउट वेव फॉर्म हो गया और हाई फ्रिक्वेंसी का वो भी हो गया। तो ये याद रखेंगे टाइम बेस्ड सिग्नल सीआरओ का। उसके बाद आता है कि 100 बेस टी रिफर्स टू, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर टी का क्या मतलब होता है 100 बेस टी में, तो आपका ट्विस्टेड पेयर। तो 100 बेस टी आपका ट्विस्टेड पेयर है। ISRO 2008 का क्वेश्चन है, 100 बेस टी ट्विस्टेड पेयर। उसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फेज डिफरेंस आपका 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये आपका नॉर्मल फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, आपका जो फेज डिफरेंस है इक्वल टू 2π/λ और इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2π/λ आपको क्या दिया है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे आपका जो सेपरेशन है, पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, यही सेपरेशन हुआ, ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों को एज इट इज लिख दिया। तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो सेंटीमीटर से दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपको मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2π/6 इंटू 0.5, बस इतना सा आंसर था, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना आंसर। तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, या इसको लिखें तो π/6। ओके, सॉल्व करके देख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कि ट्रांजिएंट सिग्नल्स कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग, तो ट्रांजिएंट सिग्नल्स को अगर आपको ऑब्जर्व कराना है तो आपको उसके लिए स्टोरेज टाइप का ऑसिलोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ओके, आपके अलग अलग ऑसिलोस्कोप और एनालाइजर हैं, इसकी स्पेक्ट्रम, वेव, सैम्पलिंग, ठीक है। स्टोरेज ट्रांजिएंट के लिए उससे जोड़ के रखना है, स्टोरेज फॉर ट्रांजिएंट सिग्नल्स। उसके बाद बात करते हैं द ट्रेस ऑफ एन और ऑन एन ऑसिलोस्कोप कंटिन्यूसली मूव्स टू द राइट ऑफ द स्क्रीन व्हेन, तो जो ट्रेस है ऑसिलोस्कोप के अंदर, वो कंटिन्यूसली राइट में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, व्हेन, ये हमें बताना है कि क्यों मूव कर रहा है, कब मूव कर रहा है। तो राइट में मूव कर रहा है, उसका क्या मतलब है, द स्वीप पीरियड जो है हमारा वो स्मॉलर है देन द सिग्नल पीरियड। तो स्वीप पीरियड हमारा छोटा है सिग्नल पीरियड से, इससे क्या होगा, जो ट्रेस होगा वो राइट में आपका करेगा। अब इसी से उल्टी भी बात आती है कि अगर आपका जो ये बोले हैं स्वीप पीरियड आपका अगर बड़ा हो गया सिग्नल पीरियड से, तो क्या होगा, तो ये जो आपका ट्रेस है ये आपका कहाँ, लेफ्ट में मूव करेगा। इसी का अपोजिट केस, स्वीप पीरियड अगर बड़ा है, और यहाँ पे क्या है कि व्हेन स्वीप, ये आपका स्वीप पीरियड ये आपका छोटा है सिग्नल पीरियड से, तो आपका ट्रेस जो है वो आपका राइट में मूव कर रहा है, नीचे वाले केस में लेफ्ट में। तो यहाँ जो पूछा था वो था ऑप्शन सी कि द स्वीप पीरियड इज स्मॉलर देन द सिग्नल पीरियड। उसके बाद फिर से आते हैं डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप में। ओके, द डिस्प्ले अपीयर्स सेगमेंटेड, जो इसका डिस्प्ले है वो सेगमेंटेड अपीयर करता है, बहुत सारे सेगमेंट में। ऐसा क्यों होता है, कब, तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स आर ऑब्जर्व इन चॉप मोड, जब आप हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को वो भी किस मोड में, चॉप मोड में ऑब्जर्व करते हो। तो जो ये जो सेगमेंटेड वर्ड है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको सेगमेंटेड डिस्प्ले दिखाई देता है। डिस्प्ले किस तरीके का, सेगमेंटेड, जब आप हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को चॉप मोड में देखते हो तो आपको सेगमेंटेड दिखाई पड़ता है डिस्प्ले। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे मैं
हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और अलग चीज़ जिनसे मेज़र कर सकते हैं, जिनको मेज़र कर सकते हैं उसमें हमें बताना है। तो लॉक इन एम्पलीफायर है तो वो आपका सिग्नल रिकवरी फ्रॉम नॉइज़ के लिए यूज़ हो जाता है। इसी तरीके से सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप आपका फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स के लिए सैम्पलिंग। उसके बाद आइसोलेशन एम्पलीफायर है आपका, ये किसके लिए, ओवरकमिंग ग्राउंड लूप प्रॉब्लम। और आपका स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है तो पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए हो गया, ठीक है। इसके नाम में है रिकॉर्डर, तो इसको आप समझ सकते हैं, मतलब एक तुक्का लगा सकते हैं कि रिकॉर्डर मतलब मॉनिटरिंग, तो पेशेंट की मॉनिटरिंग के लिए स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। उसके नीचे आए तो आपका आइसोलेशन एम्पलीफायर ओवरकमिंग ग्राउंड लूप प्रॉब्लम के लिए, ओके, ये पिंक वाला। उसके बाद येलो वाला सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप आपका फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स। लास्ट वाला तुमने ए तो देख ही लिया था, लॉक इन एम्पलीफायर सिग्नल रिकवरी फ्रॉम नॉइज, ये इसकी मैचिंग है, वो मैच कर देंगे। उसके बाद आता है कि एक सीआरओ के पर्दे पर, ठीक है, प्राप्त ये जो लिसाजस आपका फिगर होता है, लिसाजस पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न एक वृत्त है, ओके। दो सिग्नलों की आवृत्ति होगी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए, तो सिग्नल की आवृत्ति होगी इक्वल। अगर आपका कुल मिला के ये कह रहा है कि इक्वल है या सेम है, आपका जो पैटर्न है वो सेम है, एक वृत्त है, सेम है, मतलब कब, जब आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सिमिलर होगी, इक्वल होगी। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो बात हो रही है तो आपका इक्वल होनी चाहिए। तो लिसाजस पैटर्न आपका दो वेवफॉर्म का एक जैसा होगा। उसके बाद आते हैं एक्वाडैग, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। एक्वाडैग एक चीज़ होती है, इज़ यूज इन अ सीआरओ टू कलेक्ट, तो ये क्या कलेक्ट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन का जिक्र हुआ था ना ऊपर, तो उन सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए हम एक्वाडैग का इस्तेमाल करते हैं, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं कि सीआरओ डिस्प्ले करता है, सीआरओ क्या डिस्प्ले करता है, तो सीआरओ आपके दोनों के दोनों, ठीक है, केवल डीसी नहीं, केवल एसी नहीं, दोनों, बोथ डीसी एंड एसी संकेतों को, संकेतों मतलब जो भी वेव फॉर्म्स हैं उनको आपका शो कर सकता है। उसके बाद आते हैं 167 पे कि ये सेम क्वेश्चन है रिपीटेड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, तो आपका XY प्लेट इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दे भी है कि क्या क्या पार्ट है, हिंदी में लिखा है, बेस पिंस, कैथोड, कंट्रोल ग्रेड, स्क्रीन गेट, फोकसिंग एनोड, एक्सलेटिंग एनोड और इलेक्ट्रॉन बीम की फोकसिंग, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट हैं, ओके। ये आपके किसके हैं, इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट हैं ये सारे। उसके बाद आते हैं 163 पे, सीआरओ कांट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ, तो किस चीज़ के डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते सीआरओ को, तो वोल्टेज कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी के लिए भी और करंट के लिए भी। पावर के लिए डायरेक्ट आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, पावर तो एक क्वांटिटी है जो कि आप वोल्टेज और करंट से मल्टीप्लाई करके या फिर I²R इस तरीके से आप निकाल के लाते हैं, तो वो पावर को नहीं कर सकते। उसके बाद और कुछ डिटेल में क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा था 165, जिसका हिंदी में क्वेश्चन लिखा था कि लिसाजस पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन अ सीआरओ स्क्रीन इज अ सर्किल, ओके, सर्किल है अगर लिसाजस पैटर्न आपका, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बात समझने वाली। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सिग्नल्स आपकी क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी अगर लिसाजस पैटर्न आपका सर्किल है, तो सर्किल से रिलेटेड आपको आंसर क्या देना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सिग्नल्स, ये लिखा है आपका इक्वल होंगी, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन 168 देख लेते हैं कि व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज F1 and F2 are applied to horizontal and vertical amplifiers respectively of a CRO, a circle is appeared on the CRO screen with reference to Lisage's figures। तो सेम क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है 165 एंड 168। ये क्वेश्चन में दिया है कि सर्किल बन रहा है और इसमें भी दिया क्वेश्चन में सर्किल बन रहा है, और आपसे पूछा कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। वहाँ पे क्या दिया था, इस 165 में क्या था, आपको ऑप्शंस दिए थे, इक्वल, अनइक्वल, 0, इन्फिनिटी, इक्वल होंगी, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट रेशियो पूछा है तो 1:1 होगा। कब, जब आपका लिसाजस फिगर जो है सर्किल की तरह दिखे। तो ये मैं चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओके। अब बीच में एक क्वेश्चन बच गया कि हॉरिजॉन्टल 164 की हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ सीआरओ इज प्लेस्ड जनरली, तो ये उल्टा आप याद रखेंगे, उल्टा इसके लिए है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, उनको आप कैसे प्लेस करते हो, वर्टिकली प्लेस करते हो, ओके। ये याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट आर प्लेस्ड वर्टिकली। तो 167 हो गया, 68 हो गया, ओके। ये बना के भी दिखाया है कि अगर आपका इस तरीके से है, ये सर्किल है आपका और ये इस तरीके से बना है, लिसाजस फिगर है ये, तो 1:1 में फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यही आपका थोड़ा सा ये ओवरलैप इधर करता हुआ दिखा रहा है, तो फिर आप इस केस में 2:2 फ्रीक्वेंसी हो गई। और आगे चलते हैं, पहले देखते हैं कनेक्टिंग प्रोब इन अ सीआरओ कॉजेज। एक सीआरओ में कनेक्टिंग प्रोब आपका क्या करता है, तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। लोडिंग, डिस्टॉर्शन इन द वेव, बोथ। कनेक्टिंग प्रोब कनेक्ट करता है, ठीक है, कंटिन्यूटी देता है सिग्नल को, बस, और तो कुछ नहीं, कुछ इस तरीके का होता है ये आपका,
और इसमें ये पिन होती है, ये पिन हो गई, ये आपका वायर हो गया, ये कनेक्टिंग प्रोब है। तो ये क्या देगा, कुछ नहीं, लोडिंग नहीं करेगा, ठीक है, डिस्टॉर्शन इन द वेव कुछ और करेगा, ये नहीं करेगा, कनेक्शन को पूरा करेगा। ओके, कनेक्टिंग प्रोब की बात हो गई। फिर आता है डीले लाइन इन सीआरओ इज प्लेस्ड आफ्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि डीले लाइन की पोजीशन पूछ रहा है कि डीले लाइन को आप सीधे से आफ्टर कहाँ रखते हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद में रखते हैं डीले लाइन। ओके, वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद में, आफ्टर। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द 171 कि विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग वेव इज सप्लाई टू हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ सीआरओ। तो सीआरओ की हॉरिजॉन्टल प्लेट पे हम कौन सी वेव को सप्लाई करते हैं, तो सॉटूथ वेव को सप्लाई करते हैं, ये याद रखेंगे। सीआरओ की हॉरिजॉन्टल प्लेट पे हम सॉटूथ वेव को सप्लाई करते हैं। उसके बाद आते हैं 172 पे, व्हेन आर वाई एंड द इल्यूमिनेंस सिग्नल्स आर कंबाइंड द रिजल्ट इज। जब आर वाई और ल्यूमिनेंस सिग्नल को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या होता है, रेड और आपका वीडियो। तो मतलब वीडियो आपको मिलेगा किस तरीके का, रेड। ओके, तो आर वाई सिग्नल और ल्यूमिनेंस, इसके संग ल्यूमिनेंस सिग्नल, ये दोनों चीज़ को जब कंबाइन करेंगे तो ऑप्शन में भी यही है, रेड वीडियो। इसमें वीडियो की बात करी गई है अलग अलग तरीके के। तो आपको ये तो ठीक है, आपको कलर याद रखना है। तो ये बात है जब आर वाई सिग्नल, ठीक है, आर वाई का पहले ही आप याद रखेंगे आर से रेड, तो इसका आंसर भी रेड वीडियो हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, अगर आर वाई दिया तो डायरेक्ट रेड वीडियो, ये हो गया। और आर वाई का जोड़ा किसके संग है, ल्यूमिनेंस सिग्नल के संग जोड़ा है। तो 172 क्या, अब इधर आते हैं, अब आते हैं 173 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट सिग्नल वेव फॉर्म्स विजुअली। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सिग्नल वेव फॉर्म विजुअली कौन हमें दिखा सकता है, सीआरओ दिखा सकता है। फिर यहाँ पे आते हैं कि एन एक्वस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। ओके, जो हमने ऊपर एक्वाडेक पढ़ा था वो किसका सॉल्यूशन होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो भी ग्रेफाइट का, कॉल्ड एक्वाडेक, इज यूज इन अ सीआरओ टू कलेक्ट सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि एक्वाडेक लिख के तो पूछ लिया है, अगर ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ना भी देते तो भी काम चल जाता। वो केवल ये पूछता है कि एक्वाडेक किस लिए यूज होता है, तो सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए। बट इन्होंने उसका कंपोजिशन भी बता दिया कि वो ग्रेफाइट का एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, एक्वाडेक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद 175 कि व्हेन आर पोस्ट एक्सलेशन यूज इन सीआरओ। तो पोस्ट एक्सलेशन कब हम यूज़ करते हैं, तो व्हेन मेजरमेंट्स आर टू बी मेड अबव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है, तो हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है, कुल मिला के हाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ओके, तो आप क्या करते हो, पोस्ट एक्सलेशन को यूज़ करते हो सीआरओ में। तो कुल मिला के मैं बोलूँ ये जो 10 मेगाहर्ट्ज वाला है इसके लिए क्या आ गया, पोस्ट एक्सलेशन इन अ सीआरओ यूज़ होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बात करा, सेम वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि स्टेबल लिसाजेस ऑफ पैटर्न ऑब्टेन ऑन अ सीआरओ सर्किल। पैटर्न सर्किल है, अब हमें आंसर बताना है। तो एक्स एंड वाई प्लेट्स आर क्या होंगी, इक्वल इन फ्रिक्वेंसी होंगी, ये तो सबसे पहली बात है। अब ये तो उन्होंने चारों ऑप्शन में दे दिया है, पर उसके संग और भी देखते हैं क्या है, कोहेरेंट भी होंगी। तो आपके ये जो नॉन कोहेरेंट वाले ऑप्शन हो गए, ये वाला ऑप्शन आ गया, ये दोनों गलत हो गए। ओके, इक्वल इन फ्रिक्वेंसी तो चारों में दिया है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और मैग्नीट्यूड विद फेज डिफरेंस 90 डिग्री। ये आपका इक्वल इन फ्रिक्वेंसी मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल है, और फेज डिफरेंस है जो वो 90 डिग्री है। तो हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पे बात कहाँ गलत पड़ गई, ऑप्शन बी में, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 कर दिया है। तो अगर सर्किल मिल रहा है लिसाजिस पैटर्न पे, तो एक्स वाई प्लेट जो है वो कोहेरेंट है, इक्वल इन फ्रिक्वेंसी मैग्नीट्यूड है, और फेज डिफरेंस आपका कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री रहेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ इन अ सीआरओ, ओके, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो स्क्रीन और सेंटर डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में डिस्टेंस 25 mm दी है, लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट्स 2 mm दी है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हमें 1 सेंटीमीटर दी है। तो प्लेट्स के खुद के बीच में एक सेपरेशन है, एक आपका जो डिफ्लेक्शन प्लेट है और स्क्रीन के बीच में सेपरेशन है, फिर डिफ्लेक्शन प्लेट की लेंथ है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड द एक्सीलेटिंग वोल्टेज इज 500 वोल्ट, और एक्सीलेटिंग वोल्टेज आपको इतना दिया है। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी हमसे यहाँ पे पूछी है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होगा आपका L जो लेंथ है स्मॉल, फिर ये सेपरेशन हो गया, फिर ये डिस्टेंस हो गई, और ये आपका E हो गया। इस तरीके से ये चारों चीज़ें आ गई आपकी। तो ये आपका 25 mm आ गया, जो दोनों के बीच में स्क्रीन और सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में लेंथ है वो हो गई। नेक्स्ट आपका ये कितना आ गया, 2 mm आ गया, ये 2 mm है जो आपका लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जो L है वो आपका लेंथ है डिफ्लेक्शन प्लेट की। ओके, और ये जो D है ये डिस्टेंस है डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में।
और आपका ये डिस्टेंस हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का आंसर आ जाएगा आपको। तो ये फार्मूला जो पूरा है L इंटू स्मॉल एल अपॉन डी इंटू ई, ये पूरा फार्मूला आपका किसका है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फार्मूला है। उसके बाद इन एक्स वाई ऑपरेशन द डुअल टेस्ट सीआरओ, ऑपरेशन ऑफ डुअल टेस्ट सीआरओ कैसा होता है एक्स वाई मोड ऑपरेशन में, ठीक है। बहुत से मोड होते हैं, उसमें से एक एक्स वाई मोड ऑपरेशन की अगर बात करें तो डुअल टेस्ट सीआरओ का ऑपरेशन आपका क्या हो गया, इन प्लेस ऑफ टाइम बेस्ड सिग्नल चैनल टू सिग्नल इज अप्लाइड टू एच डी पीज। ओके, तो यहाँ पे एच डी पीज की बात करी गई है, तो जो आपका टाइम बेस्ड सिग्नल की जगह पे चैनल टू सिग्नल को हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे, एच डी पीज पे, ठीक है। किसका, चैनल टू सिग्नल का, चैनल टू सिग्नल को अप्लाई करते हैं इस पे, और इन प्लेस ऑफ किसकी जगह, टाइम बेस्ड सिग्नल की जगह। तो अगर ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स वाई मोड की, मतलब एक्स वाई मोड नहीं था तो हम उसको टाइम बेस्ड सिग्नल पे अप्लाई कर रहे थे। ओके, बट अगर एक्स वाई मोड आ गया, जैसे कि क्वेश्चन में है, एक्स वाई मोड आने से क्या हुआ आपका कि ये आपका चैनल टू जो है वो आपका एच डी पीज पे अप्लाई हुआ है। तो ये एक्स वाई मोड की बात है, और एच डी पी क्या है आपका, ये है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द फॉस्फर नंबर एंड मोनोक्रोम एंड कलर पिक्चर ट्यूब आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फॉस्फर नंबर्स पूछ रहा है, फॉस्फर नंबर होते हैं अलग अलग सीआरओ के अंदर, तो किस किस के लिए, मोनोक्रोम के लिए और कलर पिक्चर ट्यूब के लिए। तो मोनोक्रोम के लिए आपका क्या हो गया, P4 हो गया, ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच करा दिया, इसको यहाँ मैच करा देते हैं, ये आपका P4 हो गया। और आपका कलर पिक्चर ट्यूब के लिए आपका P22 हो गया। तो ये आपके फॉस्फर नंबर्स हैं, ठीक है, P4 एंड P22। तो ये आपका मोनोक्रोम के लिए हो गया, ये कलर पिक्चर ट्यूब के लिए हो गया P22। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बात हो रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑन एन सीआरटी इज, ठीक है, डिफ्लेक्शन दिया 10 mm, सपोज प्री एक्सीलेटिंग एनोड वोल्टेज इज हाफ। तो प्री एक्सीलेटिंग एनोड वोल्टेज जो है, ओके, उसको हमने जैसे VA है जो ये आपका एनोड वोल्टेज है, उसको हमने आधा कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफ्लेक्शन प्लेट इज डबल। अब जो ये है VD पोटेंशियल डिफरेंस है डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में, इसको जस्ट डबल कर दिया, डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। तो यहाँ पे क्या है कि ये फॉर्मूला हमने सॉल्व करके निकाला है। एक कंडीशन से D1 आपको दे दिया 10 mm पहले से, ये VA1 VA है, और VA2 क्या कर दिया, उसका आधा कर दिया है, और VD2 जो है डिफ्लेक्शन वाला वो दुगना कर दिया। ये अलग अलग 3 केस हैं, और आपसे कुल मिला के पूछा गया D2 पूछा है। तो D का फॉर्मूला जो है वो आपका L इंटू 2/2D VD अपॉन VA। तो हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं कि D जो है वो VD अपॉन VA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब VA नीचे है VD ऊपर है, ये फॉर्मूला। जब ये है तो इसको अलग अलग लगा सकते हैं, यहाँ D1, यहाँ पे VA1 और यहाँ पे VD1। ओके, ये VA1 कहाँ से आया, वो इधर नीचे था, VD1 के नीचे था, इसलिए वो उधर जाके ऊपर हो गया। इस तरीके से D2 VA2 VD2। अब जो सारी वैल्यूज आपको दिए, सारे रिलेशंस दिए हैं कि वो इसका हाफ है और कुछ इसका डबल है, ये सारे रिलेशन यहाँ पे ये लगा दिए हमने, सॉल्व होके आपका आ गया 40 mm। तो पहले कितना था आपका ये 10 mm, तो कुल मिला के 4 गुना बढ़ जा रहा है। ओके, तो 4 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाए तो 40 mm हो गया। तो ये तो फॉर्मूला देखो, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि फॉर्मूला याद रहेगा तो कर लोगे, वरना कोई बात हो ही नहीं सकता है। तो ये किसकी बात हो रही है, कि डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन इज VD अपॉन VA। नीचे क्या है ये याद रखेंगे, एनोड वोल्टेज नीचे है। ओके, तो इस मेन फॉर्मूला तो आपका ये है कि L इंटू 2 और इंटू, इसको दोबारा मैं कर देता हूँ, ये है आपका L इंटू 2/2D इंटू VD बाई VA। ओके, तो V एनोड नीचे है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर D है डिफ्लेक्शन और VA एनोड आपका नीचे है। उसके बाद आते हैं कि इन सीआरओ ट्रिगर पल्सेस आर यूज टू, ट्रिगर पल्सेस को हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो सिंक्रोनाइज द इनपुट सिग्नल विद द टाइम बेस्ड जनरेटर। तो इनपुट सिग्नल जो है उसको किसके संग, टाइम बेस्ड जनरेटर के संग सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है, टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ट्रिगर सिग्नल्स को यूज़ किया है इसी काम के लिए। ओके, ट्रिगर सिग्नल या पल्सेस बोले तो ट्रिगर पल्सेस, तो इनपुट सिग्नल को टाइम बेस्ड जनरेटर से सिंक्रोनाइज करने के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस में क्या क्या गलत है, यहाँ तो जनरेट बोल दिया तो ये तो गलत हो गया, सिंक्रोनाइज है ठीक है, इनपुट सिग्नल विद द, यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर बोल दिया तो इस वजह से ये गलत है। तो टाइम बेस्ड जनरेटर के संग इनपुट सिग्नल को सिंक्रोनाइज करने के लिए। उसके बाद आगे आते हैं 182 पे कि इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम अ कॉमन बेस एम्पलीफायर आर फेड टू एन ऑसिलोस्कोप टू सी देयर फेज रिलेशनशिप। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को एक कॉमन बेस एम्पलीफायर में फेड किया ऑसिलोस्कोप के उनका फेज रिलेशनशिप देखने के लिए। तो आपका लिसाजस फिगर कैसा होगा, तो यहाँ पे जैसे ये बात है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर है,
ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और लिसाजस फिगर आपसे पूछा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा इस केस में। ओके, तो ये याद रखेंगे। तो इनपुट और आउटपुट को फेड किया है कहाँ, फ्रॉम अ कॉमन बेस एम्पलीफायर को फेड किया है ऑसिलोस्कोप में। तो इनपुट और आउटपुट निकल कहाँ से रहे हैं, ठीक है, कॉमन बेस एम्पलीफायर से निकल रहे हैं और उसको ऑसिलोस्कोप के अंदर दिया है। तो लिसाजस फिगर आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, ये 10 mm आपका 40 mm हो गया है। ओके, इसी रिलेशन से D इज प्रोपोर्शनल टू VD अपॉन VA। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले ये देख लेते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यूजेज ऑफ ट्रिगर पल्स इन अ CRO फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इनपुट सिग्नल विद टाइम बेस्ड सिग्नल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे, if received Lysagh's pattern in a CRO is stable, अगर जो Lysagh's pattern हमने मिले हैं वो स्टेबल है, स्टेबल सर्किल है, तो अप्लाइड सिग्नल ऑन एक्स एंड वाई प्लेट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो आपका जो सिग्नल होगा वो एक्स वाई प्लेट पे कोहेरेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी में सेम होना चाहिए, इक्वल, और फेज डिफरेंस उसका 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये आखिरी के 3-4 क्वेश्चन तो रिपीटेड थे, ये सारे CRO के क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। फिर आपका ये कुछ ऑडियो पावर मीटर है। तो यहाँ पे 186 में क्या कह रहा है कि 2 साइनसोइडल सिग्नल्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, आर अप्लाइड टू एक्स और वाई प्लेट। देखो ऊपर हमने सर्किल के केस में देखा था कि सर्किल के केस में फेज डिफरेंस 90 डिग्री था, बाकी तो चीज़ें सेम थी, ठीक है, वहाँ पे भी ये सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी थी, कोहेरेंट थे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि सारी चीज़ तो सेम है, बस लिसाजस फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और फेज शिफ्ट हमसे पूछ रहा है। ओके, तो ये एक अलग केस हो गया, ये तो सर्किल का केस था ही, अब आपका ये स्ट्रेट लाइन का केस है। अब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या आपका 180 डिग्री हो सकता है। तो एक तो केस ये वाला हो गया सर्किल के लिए, ये वाला, और एक आपका स्ट्रेट लाइन का केस हो गया। तो ये क्वेश्चन में आपसे फेज शिफ्ट पूछ रहा है, मतलब फेज डिफरेंस बोलो जो भी बोलो, तो दोनों सिग्नल के बीच में अभी स्ट्रेट लाइन की वजह से क्या हो गया, इधर 0 और 180 डिग्री। तो 2 केस हमने सीखे, एक तो सर्किल वाला केस उसमें 90 डिग्री होगा, एक स्ट्रेट लाइन वाला केस उसमें 0 और 180 डिग्री होगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है कि नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, तो एक्स वाई प्लेट आपके इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं CRO का, कि लिसाजस पैटर्न ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन ऑफ अ CRO इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लिसाजस पैटर्न पे जो मिल रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये बात तो चलो ठीक है, और वो कितने पे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो अभी तक हमने जो 2 केस देखे 0 डिग्री 0 और 180 एक साथ और 90 डिग्री एक साथ, ये उन दोनों से नहीं मैच कर रहा। ओके, टू एक्स एक्सिस, इफ एक्स प्लेट इनपुट इज 2 sin ओमेगा टी, एक्स प्लेट का इनपुट 2 sin ओमेगा टी है, तो वाई प्लेट का इनपुट क्या होगा हमें ये बताना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट हमारा सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि हमने जो ऊपर देखे थे दोनों केस, दोनों में हमने क्या चीज़ बोली थी कि कोहेरेंट है और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है। तो जब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आपका सेम है तो फिर ये आपका A इक्वल टू बी हो गया, तो जो एक्स प्लेट पे है वही आपका सेम 2 sin ओमेगा टी वाई प्लेट पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अगर हम एंगल से भी निकालें तो 45 डिग्री आपको कब मिलेगा, साइन इनवर्स A/B। ओके, ये 45 डिग्री मिलेगा जब A B दोनों इक्वल होंगे, तो साइन इनवर्स 1 आपका 45 डिग्री दे रहा है इस तरीके से। तो ये आपका एक्स प्लेट पे भी 2 sin ओमेगा टी और वाई प्लेट पे भी 2 sin ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे CRO के क्वेश्चन खत्म होते हैं। उसके बाद ये कुछ ऑडियो मीटर है सिग्नल, ठीक है, अलग अलग है टॉपिक। इस टॉपिक को और कर लेते हैं इसी में, कि ऑडियो पावर मीटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ वॉट मीटर्स रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर। तो आपको कितने वॉट मीटर चाहिए, एक 3 फेज 3 वायर अनबैलेंस और बैलेंस, मतलब कुछ इस तरीके से आपको 3 फेज हो गया, 3 वायर और बैलेंस अनबैलेंस सारा पावर को मेजर करने के लिए। तो आपको कम से कम 2 वॉट मीटर चाहिए, जैसे कि इसी से एक नाम भी निकल के आता है 2 वॉट मीटर मेथड। तो यहाँ पे आपको 2 वॉट मीटर चाहिए, याद रखेंगे। फिर बात आ रहा है कि इन एनर्जी मीटर, एक एनर्जी मीटर है, ब्रेक मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्पिंडल ऑफ द मूविंग डिस्क, द एल्यूमिनियम डिस्क विल, अगर ब्रेक मैग्नेट को हम दूर ले जा रहे हैं, है ना, दूर ले जा रहे हैं फ्रॉम द स्पिंडल ऑफ द मूविंग डिस्क, जो डिस्क मूव कर रही है उसके स्पिंडल से दूर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो और ज़्यादा स्लो चलेगी, एल्यूमिनियम डिस्क विल रन स्लो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। एल्यूमिनियम डिस्क है जो हमारा वो और स्लो चलेगी अवे ले जाने पे, ठीक है, अवे और स्लो, ये याद रखेंगे दोनों पॉइंट, किसको, ब्रेक मैग्नेट अवे और आपका एल्यूमिनियम डिस्क स्लो। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की एम्पेयर आवर मीटर डीसी इज रेटेड 20 एम्पेयर 250 वोल्ट, एक एम्पेयर आवर मीटर है आपका, ठीक है, डीसी टाइप का,
तो ये मीटर कांस्टेंट, उसका मीटर कांस्टेंट है 15 एम्पीयर सेकेंड पर रिवॉल्यूशन। द मीटर कांस्टेंट एट रेटेड वोल्टेज में भी एक्सप्रेस एज, तो इसी मीटर कांस्टेंट को एक रेटेड वोल्टेज पे आप कैसे दिखा सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है कि ये आपको अलग अलग इसका कांस्टेंट दे दिया है। अब इसमें क्या कर दिया हमने, जो वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपका ये है 250 वोल्ट। ओके, ये आपका गिवन है 250 वोल्ट ये, और ये आपका करंट है 20, ठीक है। 20 और 250 आपके वैल्यू हो जाए, तो 250 से हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद 15 इंटू ये आपका आया। ओके, इसमें हमने क्या किया कि किलो हमने लगा दिया, क्योंकि हमें यूनिट में क्या उठाना है, किलोवाट एम्पियर उठाना है। तो यहाँ पे किलोवाट एम्पियर के लिए किलो लगाया, और उसी के जैसा आपने 10⁻³ अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आया। अब हमने ये जो पर रिवॉल्यूशन था और ये जो पर सेकेंड है, इसके लिए आवर बनाया, तो ये 1/3600 से डिवाइड कर दिया, मतलब सेकेंड को आवर बनाने के लिए इतने से डिवाइड कर दिया। रिवॉल्यूशन तो नीचे है, तो आवर पर रिवॉल्यूशन, तो ये आपका क्या बन गया, किलोवाट आवर और पर रिवॉल्यूशन, ये पूरा बन गया। अब इसको सॉल्व किया जो भी ये है, और इसमें cos फाई को भी हमने 1 मान लिया है। ओके, तो 1 होगा जब फाई 0 डिग्री होगा, तो जो हमसे पूछा जा रहा था वो वैल्यू कितनी आ गई, 1/1.04 10⁻³ जो ये चीज़ है। तो इससे सॉल्व हो क्या क्या 960 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। और ये क्यों है, क्योंकि हमसे पूछा जो था वो आपका किस में, आंसर किस में है, ये रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर में। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सारे ऑप्शन किस में, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ओके, तो यहाँ पे क्या भी एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आपका ये एम्पेयर भी आपको डालना है, तो उसके लिए फिर करंट से भी मल्टीप्लाई किया, तब ये किलोवाट आवर बन गया। अब क्योंकि ये रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर है, और ये हमने जो सॉल्व किया ये आवर, और इसके पहले और भी जो किलोवाट है, और उसमें ये नीचे रिवॉल्यूशन, हमें इसको रेसिप्रोकल कर देना है। आखिरी में क्या किया, ये रेसिप्रोकल किया हमने इसका, तो 1/1.04 हो गया, और आपका ये मल्टीप्लाई है ही, तो ये आपका कुछ इतना आ गया। और ये भी फिर आपका रेसिप्रोकल में ही होगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई एक साथ है, मतलब इस पूरी वैल्यू का आपको रेसिप्रोकल दे देना है बस। तो फिर ये इस वजह से ये आपका +3 है, तो ये आपका 960 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडक्शन वाट मीटर की अगर बात करें, कैन बी यूज टू AC सर्किट ओनली, तो इंडक्शन वाट मीटर को केवल AC सर्किट में ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट 195, कि नॉट करेक्ट, तो यहाँ क्या, पोटेंशियोमीटर कंट्रोल्स ऑडियो सिग्नल, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल नहीं करता है। क्या क्या सही है आपका, मैग्नेटिक एम्पलीफायर की बात कर रहा है, इज ए डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो मैग्नेटिक एम्पलीफायर से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अ ट्रांजिस्टर इज कंपोज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। PN डायोड इज बेस्ड ऑन PN जंक्शन, ये भी ठीक है। केवल ये था कि पोटेंशियोमीटर कंट्रोल ऑडियो सिग्नल, ये गलत था। उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, जो 192 है, कि कैलकुलेट द पावर फैक्टर। देखो इसको सॉल्व करने के लिए उल्टा चलते हैं, पावर फैक्टर को निकालने के लिए आपको चाहिए फाई को आप कैसे निकाल सकते हैं, tan फाई से। अगर आप tan फाई सॉल्व कर लें, tan फाई, तो उससे आप, ठीक है, tan इनवर्स करके फाई निकाल सकते हैं, और फाई से फिर आप cos फाई निकाल सकते हैं, वो आपका पावर फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2, ठीक है। ये क्या है, 2 वाट मीटर मेथड ही है, 2 वाट मीटर मेथड है ये आपका। तो इसमें दोनों अलग अलग पावर आपको दी हैं, जैसे यहाँ 2 किलोवाट और 1 किलोवाट ये आपको दी हैं। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा = ये आपका इतना आ गया, और इससे निकल गया कि थीटा आपका 30 डिग्री है। तो जब थीटा 30 डिग्री है तो cos 30 निकाल लेंगे, जो कि आ गया आपका 0.866। तो जब cos 30 हमने निकाला तो हमारा पावर फैक्टर भी वही होता है, तो ये आपका पावर फैक्टर आ गया। तो पावर फैक्टर आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, tan थीटा = √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 196 पे, कि एन इंडक्शन मीटर कैन बी यूज फॉर, ठीक है। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंडक्शन मीटर को केवल AC के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन BSNL RRB JEE, और ये भी आपका वही, ये बेल और BSNL में। ओके, तो इंडक्शन मीटर को केवल AC के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सिग्नल जनरेटर को नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पे क्या बात है कि टू मेजर द टोटल पावर ऑन अ 3-फेज सिस्टम सप्लाइंग अ बैलेंस लोड, ठीक है। 3-फेज सिस्टम है, बैलेंस लोड सप्लाई कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार देख ले रहे हैं। ओके,
ये फिर से 2 वाट मेथड की बात हो रही है कि रीडिंग है आपकी ये W1 7.5 किलोवाट और आपका W2 -1.5 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। द टोटल पावर इन द पावर फैक्टर रेस्पेक्टिवली आर, टोटल पावर क्या है और पावर फैक्टर आपका क्या है। तो बैलेंस लोड के लिए टोटल पावर आपकी क्या है, ऐड कर देंगे 6 किलोवाट। अभी हम पावर फैक्टर निकालने के लिए अपना वही तरीका, ओके। ये तो 6 किलोवाट तो आपको दोनों को ऐड करके पहले ही आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आसान है, क्यों? क्योंकि जो पहली चीज़ आपसे पूछी है टोटल पावर, तो वो चारों ही ऑप्शन में अलग अलग है। अगर आपको वो सही निकाल लिया तो फिर दूसरी वाली चीज़ को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। जैसे यहाँ 13 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, 6 है, अब चारों में से केवल एक ही ठीक होगी। तो ये उन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन तो बनाया है, बट वो 2 ऑप्शन इसीलिए देते हैं कि आप केवल एक को सॉल्व करके आंसर कर दो। जैसे कि 7.5 और -1.5 को आप जोड़ोगे 6 बन जाएगा, तो आपका आंसर तो यहीं आ गया। बाकी देख लेते हैं, ये फॉर्मूला हमने देखा, ये tan थीटा इक्वल टू √3 W1 - W2 अपॉन W1 प्लस W2 इक्वल टू √3। फिर ये ऐड कर करा के आपका आया इतना, tan थीटा इक्वल टू 3√3 अपॉन 2। अब इसी को हम थीटा के लिए tan इनवर्स कर लेंगे, जो हमें एंगल दे देगा, और उसी का फिर आप कर लेंगे cos थीटा, जो आपको वैल्यू दे देगा। तो ये वैल्यू मैच हो जाएगी, बाकी आपका ऑप्शन तो डी सही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिग्नल जनरेटर के क्वेश्चंस।